हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल दैट इज़ क्रिएटिव साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5th करेंगे 9th क्लास का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज का लेक्चर पूरा हिंदी में होगा, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि 9th और 10th के बच्चे मोस्ट हिंदी में कंफर्टेबल रहेंगे। हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ रॉबर्ट हुक्स एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, अब आप सब सोच रहे होंगे कि हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन आप रॉबर्ट हुक्स की जानकारी क्यों ले रहे हैं। मैं बता दूं कि हम रॉबर्ट हुक का एक्सपेरिमेंट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने सेल को अंडरस्टैंड करना है, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है। लर्न दिस टॉपिक टू अंडरस्टैंड अबाउट सेल्स, क्योंकि हम सेल्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, Robert Hooke experiment is done by Robert Hooke in 17th century. Robert Hooke ने ये एक्सपेरिमेंट 17th सेंचुरी में किया। Our next point is done on cork. स्टूडेंट्स, कॉक ट्री का एक पार्ट होता है, ट्री की बार्क मतलब स्टेम से लिया हुआ पार्ट, उसे कॉर्क बोलते हैं। कॉर्क पर उसने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसने ये एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर क्या क्या किया वो हम पढ़ते हैं। ही कट स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व्ड इट अंडर माइक्रोस्कोप। उसने कॉर्क की स्लाइस कट की और उसे माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। तो उसने क्या पाया, वो कॉर्क देख के बहुत सरप्राइज हुआ। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि जो कॉर्क थी उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर था हनीकॉम्ब की तरह। हनीकॉम्ब होता है मधुमक्खियों का छत्ता। जैसे कि आप सबको पता है कि मधुमक्खियों के छत्ते में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होती हैं हेक्सागन शेप की। मधुमक्खियों का छत्ता ऐसा होता है। उसने जब ये देखा तो वो बहुत हैरान हुआ कि कॉर्क का स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर से कैसे मिल सकता है। तो उसने जो ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया और इन कंपार्टमेंट्स को उसने नाम दे दिया सेल्स। क्लियर है ये बात? उसने इन सभी कंपार्टमेंट्स को नाम दे दिया सेल। मैं इसका डायग्राम बनाता हूं दोबारा। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको बताया कि कॉर्क का स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। पहले तो हम देख लेते हैं कि कॉर्क कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ताकि आपको पता चल सके कि कॉर्क असल में होता क्या है। स्टूडेंट्स, आपने जैसे सोडा आता है और बिवरेजेस आती हैं, उनके ऊपर शैम्पेन्स वगैरह के ऊपर लकड़ की छोटा सा प्लग लगा होता है, उसे बोलते हैं कॉर्क। और ये केमिकल बॉटल्स के ऊपर भी लगा होता है। ठीक है, तो जब हम कॉर्क की पतली सी स्लाइस कट करके माइक्रोस्कोप के इस पार्ट पे रखते हैं, यहाँ पे स्लाइड होती है, हम यहाँ पे उसे रखते हैं और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करते हैं, तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिलता है। ये स्ट्रक्चर मधुमक्खियों के छत्ते की तरह होता है और इसके बीच में कंपार्टमेंट्स होती हैं, जो मैंने हाईलाइट की हैं, ये होती हैं कंपार्टमेंट्स। ठीक है, तो उसने हर एक कंपार्टमेंट को सेल का नाम दे दिया, सेल। इतनी बात क्लियर है? जितनी भी कंपार्टमेंट्स हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर में हमें दिख रही हैं, उसने उसे सेल का नाम दे दिया। किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक। क्लियर है? ये तो होगी हमारी रॉबर्ट हुक एक्सपेरिमेंट कि कॉर्क का स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। अब हम बात करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बनते हैं। स्टूडेंट, आगे हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं, जिस एक्टिविटी से हमें पता चलेगा कि लिविंग बीइंग्स कैसे बनते हैं और
जो लिविंग बींग्स है वो किससे बने होते हैं, ठीक है। सो हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं उसका एम है टू नो हाउ लिविंग बींग्स फॉर्म एंड व्हाट आर लिविंग बींग्स मेड अप फ्रॉम। इसका यही मतलब है कि लिविंग बींग्स किससे बने होते हैं। तो चलो हम अपनी ये एक्टिविटी करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, सो आप सबको ये नोट करनी ही होगी। एपरेटस, एपरेटस का मतलब होता है कि हमें इस एक्टिविटी करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है वो है वॉच स्लाइड। वॉच स्लाइड होती है जो हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, जिसके ऊपर हम अपना स्पेसिमेन रखते हैं और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। माइक्रोस्कोप तो आप सबको पता ही है, जिससे हम छोटी चीज़ों को एग्जामिन करते हैं। फोर्सेप्स होते हैं किसी चीज़ को काटने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उन्हें फोर्सेप्स बोलते हैं। और अनियन बल्ब भी आपको पता ही है, अनियन, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर। हम इस एक्टिविटी को कैसे कैरी करेंगे उसका प्रोसीजर मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप सब नोट कर लें। फर्स्ट है कट अनियन बल्ब। हमें सबसे पहले अनियन को काटना होगा। फिर पील ऑफ स्किन ऑफ अनियन, हमें स्किन उतारनी है अनियन की। और वो कौन सी स्किन होनी चाहिए, इनर लेयर। स्टूडेंट्स, हमें जो स्लाइस काटनी है वो बिल्कुल पतली होनी चाहिए, वरना हमारी एक्टिविटी बिल्कुल गलत हो जाएगी। सो आप याद रखें कि हमें अनियन की बिल्कुल बारीक स्लाइस काटनी है, वो भी इनर लेयर, अंदरूनी काटनी है, बाहर से छिलका नहीं उतारना। और थर्ड पॉइंट है पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन स्लाइड। स्टूडेंट्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज हम वाटर स्लाइड पे इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमारा स्पेसिमन है जो वो बिल्कुल ड्राई ना हो, क्योंकि अगर वो ड्राई होगा तो वो हवा से उड़ सकता है। तो हम उसे एक जगह पर स्थिर रखने के लिए वाटर की ड्रॉप ऐड करते हैं। नेक्स्ट है पुट पील्ड अनियन स्किन ऑन स्लाइड। आपने जो अनियन काटा होगा उसे स्लाइड के ऊपर रखेंगे। फिर ऐड सैफरन सोल्यूशन टू इट। स्टूडेंट्स, ये टर्म बिल्कुल नहीं है सैफरन सोल्यूशन। सैफरन सोल्यूशन बेसिकली हम बैक्टीरियाज को स्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इस टॉपिक में हम अनियन के पार्ट्स को रंगीन दिखाने के लिए और बेटर क्लियरेंस के लिए सैफरन सोल्यूशन ऐड करेंगे। सैफरन सोल्यूशन ऑरेंज और रेड हो सकता है, ठीक है। और हमारा लास्ट पॉइंट है ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। ये सब पॉइंट्स करने के बाद हमें उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। तो जब हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ऑब्जर्वेशंस क्या मिलेंगी। ऑब्जर्वेशंस होता है कि हमारा रिजल्ट, हमें क्या पता चल रहा है उस एक्टिविटी को करके। तो ऑब्जर्वेशन में हमें पता चला अनियन बल्ब पोसेस सम स्ट्रक्चर्स लुक्स सिमिलर टू ईच अदर। तो हम जब ये एक्टिविटी करेंगे तो हम देखेंगे कि अनियन, जो हम अनियन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बीच में छोटे छोटे स्ट्रक्चर हमें मिल रहे हैं और वो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है एक दूसरे के, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, हमने जो ये स्ट्रक्चर देखे उसे हमने बोल दिया सेल्स। क्लियर है। और हमें इस एक्टिविटी से ये पता चला कि लिविंग बीइंग्स सेल से बनते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी डायग्राम के बगैर बिल्कुल अधूरी है, तो हम अब इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, हमने ये डायग्राम बनाया है। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक अनियन लिया था, फिर उस अनियन को कट किया था। कट किस में किया था, एक स्लाइस में, बारीक स्लाइस, जो कि अनियन की इनर लेयर होगी, ठीक है। अनियन की आउटर लेयर नहीं लेनी, इनर लेयर लेनी है। फिर हमने क्या किया था, उस स्लाइस को स्लाइड के ऊपर पुट कर दिया था, मतलब रख दिया था। उससे पहले हमने एक ड्रॉप डाली थी पानी की, वाटर की, ठीक है। वाटर की ड्रॉप पहले डाली थी उस स्लाइस को रखने से, ठीक है।
और स्लाइस को रखने के बाद हमने ऐड किया था सैफ्रनिन। सैफ्रनिन एक ऑरेंज सोल्यूशन है जिससे हमें उस अनियन के पूरे पार्ट्स क्लियर दिखेंगे, ठीक है। और फिर हमने उसे माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया था, ठीक है। तो जब हमने उसे माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया तो हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर मिला, हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। देखो ये सभी एक जैसे ही लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, ये सभी हेक्सागन शेप के हैं और बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। और फिर इस स्ट्रक्चर्स को हमने नाम दे दिया सेल्स, और हमें इस एक्टिविटी से ये पता चला कि लिविंग बीइंग्स सेल से बनते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट्स एंड देयर डिस्कवरीज। स्टूडेंट्स, ये कई बार पेपर में आ जाते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हमें याद रखने पड़ेंगे इन साइंटिस्ट के नेम और उनकी डिस्कवरीज। सो हम देखते हैं कि कौन कौन सी डिस्कवरीज किस किस साइंटिस्ट ने की हैं। सो पहली डिस्कवरी थी सेल की। जैसे कि मैंने आपको पहला टॉपिक ये करवाया था कि सेल किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने 17th सेंचुरी मैंने बताया था। उसकी एग्जैक्ट ईयर है 1665 और उसने ये कॉर्क के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। फिर नेक्स्ट दोबारा दूसरा एक्सपेरिमेंट फ्री लिविंग सेल्स पर किया था ल्यूविन हुक ने। ल्यूविन हुक इन 1674 में उसने ल्यूविन हुक ने सेल्स पर एक्सपेरिमेंट किया था और उसने पॉन्ड वाटर यूज किया था ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्लियर। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट था न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, ठीक है, 1831 में। और उसने सेल्स यूज किए थे क्योंकि सेल्स तब तक डेवलप हो चुके थे, मीन्स सेल्स एग्जिस्ट करते थे। पहले डिस्कवरी के टाइम सेल्स इतने डिस्कवर्ड और डेवलप्ड नहीं थे, लेकिन जब रॉबर्ट हुक का टाइम आया तो सेल्स डेवलप थे, इसलिए उसने सेल्स पर डिस्कवरी की और न्यूक्लियस डिस्कवर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लाज्म एक ऑर्गेनेली है, इसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे इन डिटेल। प्रोटोप्लाज्म परकिंजे ने डिस्कवर किया था इन 1839, क्लियर है। फिर सेल थ्योरी। सेल थ्योरी स्क्लेडन और स्क्वान ने दी थी। स्क्लेडन ने 1838 में और स्क्वान ने 1839 में। सेल थ्योरी स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डिटेल तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि सेल थ्योरी स्क्लेडन और स्क्वान ने दी थी। सेल थ्योरी +1 में डिटेल में है, आपको इसकी डिटेल पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। और जो लास्ट थ्योरी हमने बताई है वो है सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका क्या मतलब है? सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब है कि जो नए सेल बन रहे हैं वो पुराने सेलों से बने हैं। ये एक्सपेरिमेंट और ये थ्योरी किसने दी थी? विर्चो ने इन 1855, ठीक है। तो इसके साथ साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज वाला टॉपिक खत्म होता है। सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है नेचर ऑफ सेल्स। स्टूडेंट, नेचर ऑफ सेल्स टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सेल्स कैसे होते हैं, उनका नेचर क्या होता है। सो स्टूडेंट, जैसे कि हमने बात की थी कि अनियन में जो सेल्स थे वो सिमिलर थे, एक दूसरे से मिलते जुलते थे। हमने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें जो हमने सेल्स पाए थे अनियन के वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे। लेकिन some organism like humans cells are different. Cells are of different types. ठीक है
स्टूडेंट्स, ये हर बार नहीं होता कि जो सेल्स हैं वो सिमिलर होंगे। जैसे हमने अनियन में देखा था तो सेल्स सारे सिमिलर थे, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई, अगले ऑर्गेनिजम्स आते गए, वैसे वैसे जो सेल्स हैं उनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन होती गई, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते गए। जैसे कि हम ह्यूमंस की बात करते हैं, आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता ही है कि ये हमारी बॉडी के नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स जिन्हें न्यूरॉन भी बोलते हैं। ये नर्व सेल्स हमारी ब्रेन से लेकर हमारी पूरी बॉडी में फैलते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी के मैसेजेस ब्रेन तक लेके जाते हैं और ब्रेन के मैसेजेस और रिस्पॉन्सेस हमारी बॉडी तक लेके आते हैं। हम और बात करते हैं स्टूडेंट, ये सेल हैं फैट सेल, हमारी बॉडी में जो फैट के सेल होते हैं जिन्हें हम एडिपोज सेल्स भी बोल देते हैं, ठीक है। ये सेल वो हो गए। हमारी बॉडी में जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है। ये हो गए ब्लड सेल्स, ठीक है। फिर ओवम, ओवम का भी आप सबको पता ही होगा। ओवम वो सेल है जो फीमेल की बॉडी से में होते हैं, ठीक है। और ये है स्पर्म सेल्स, ठीक है, ये मेल की बॉडी में होते हैं। स्टूडेंट्स, ओवम एंड स्पर्म, ये दो सेल्स जो हैं ये बेबीज प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इसका मतलब ये दोनों रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, ठीक है। ये नर्व सेल्स हो गए, फैट सेल्स हो गए, ब्लड सेल्स हो गए, और भी कई तरह के सेल्स हैं जैसे कार्डियक सेल्स हो गए, ठीक है। इसका मतलब जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई जो सेल्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते गए। क्लियर है हमारी बात? सो स्टूडेंट, हम टॉपिक कर रहे थे नेचर ऑफ सेल्स। इसके बारे में हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स एंड प्रोवाइड, स्टूडेंट्स हियर इज अ मिस्टेक, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर सो नोन एज स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब है? जो सेल्स हैं वो लिविंग बीइंग बनाने का एक छोटा ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे कि हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? ईंट। ईंट जोड़ जोड़ कर बिल्डिंग बनती है। वैसे ही जब सेल आपस में जुड़ते हैं ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, ठीक है। सो सेल्स जो हैं वो लाइफ मीन्स लिविंग बीइंग्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और उन्हें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसीलिए सेल्स को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया है। इस पॉइंट को नोट कर लो क्योंकि ये आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, व्हाई सेल आर नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपने ये वाला आंसर देना है उसमें। सो प्लीज बी अटेंटिव एंड नोट दिस पॉइंट इफेक्टिवली। अगला पॉइंट है, सेल्स परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस सो आल्सो नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि आप सबको पता है कि सेल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, इसीलिए उन्हें फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। ये दोनों पॉइंट्स नोट कर लो क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाई सेल्स आर नोन एज स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपने ये दोनों पॉइंट्स उसमें लिखने हैं। Then the last point is students, so next
नेक्स्ट पॉइंट जो हम कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ सेल्स, उसका क्या मतलब है? डिवीजन ऑफ सेल्स का मतलब है कि सेल अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो हम अगले डायग्राम में ये बात करेंगे कि जो सेल्स हैं वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। सो देखो कैसे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में आकर हमारे काम करते हैं। जैसे देखो, हार्ट हमारा एक ऑर्गन है, उसमें कार्डियक सेल्स होते हैं। कार्डियक वर्ड जहाँ पर भी आ गया उसका मतलब हार्ट, कार्डियक सेल्स होते हैं। कार्डियक सेल्स और हार्ट क्या करने में मदद करते हैं? हमारा ब्लड पंप करते हैं पूरी बॉडी को। ठीक है, फिर लंग्स, लंग्स हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने में हेल्प करते हैं। ठीक है, किडनीज इस फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन में हेल्प करती हैं। यूरिन की फिल्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो यूरिन है उसमें कई बार इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट भी चले जाते हैं, सो उसकी जो फिल्ट्रेशन है वो ज़रूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आइज़, आइज़ में भी सेल्स होते हैं जो कि हमें देखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं ईयर्स, ईयर्स होते हैं हमारे कान, वो हमें सुनने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर नोज़, वो हमें स्मेल करने में हेल्प करते हैं। फिर आ गया स्टमक, स्टमक होता है पेट, जो उसमें गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मैंने आपको क्वेश्चन देने हैं, वो आपने करके आने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया था, वाई सेल्स आर नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड सेकंड है हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। वैसे मैं ये जो क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर के लास्ट में करवाने वाला हूँ। जिस बच्चे को भी प्रॉब्लम आएगी वो लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें मैं सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर कर दूंगा। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स की। तब तक सी यू, हम अगले लेक्चर में अगले टॉपिक क्लियर करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।